हेलो दोस्तों, नमस्कार। देहरादून स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहित सिंह रावत। और दोस्तों, उत्तराखंड का आप सभी जानते हैं फॉरेस्ट गार्ड का आपका जो एग्जाम है वो कब होना है? जुलाई में संभावित तिथि है। मैक्सिमम चांस है कि जुलाई में आपका एग्जाम होगा। तो उसके लिए हमारी कोशिश है कि हम 3 क्लासेस मिनिमम एक दिन में आपके लिए कंटिन्यू करें। तो इसमें तो एक क्लास रहेगी उत्तराखंड के जिला दर्शन, जो हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। दूसरी क्लास की कोशिश दोस्तों हमारी यह है कि हम आपके लिए उत्तराखंड का जो इतिहास है उसे कंटिन्यू करें। लेकिन यहाँ पे हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि जो ये क्लास हम करें उत्तराखंड के इतिहास, जो अजय रावत की बुक से हम करवाते हैं, कुछ और भी अन्य बुक से करवाते हैं, कि हम उसे कहाँ से कंटिन्यू करें। अभी तक हमने जो चंद राजवंश है वहां तक कंप्लीट करा था, उसके बाद हमने गोरखा शासन अब पढ़ना था। लेकिन अगर बहुत से स्टूडेंट नए होंगे, अगर वे कहें या फिर जो पुराने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर वे कहें कि पहले 3-4 क्लासेस में अभी तक जितना पढ़ाया है उसे मैराथन क्लास में कंप्लीट करा दें और फिर उसके बाद आगे की क्लास को कंटिन्यू करें, तो हम दोस्तों यह भी कर सकते हैं। आप नीचे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, या फिर हम डायरेक्ट जो गोरखा शासन है वहीं से आगे बढ़ें। तो इसका विचार आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। उत्तराखंड जिला दर्शन की सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और इसके अलावा हिंदी में जो हिंदी साहित्यकार की जो सीरीज है, महत्वपूर्ण सीरीज है, वह भी हम कंटिन्यू करेंगे। कोशिश रहेगी दोस्तों, हम हफ्ते में 8 जो साहित्यकार है, यानी एक दिन में 2 साहित्यकार को कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। और फिर उसके बाद अगर आप सभी का सपोर्ट रहा तो जीएस की जो क्लास है वह भी हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। यह दोस्तों उत्तराखंड के जो हमारा जो जिला दर्शन की जो क्लास है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था, लेकिन कुछ नए जुड़े होंगे तो हम उनके लिए शुरू से ये पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी क्लास है उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड। जिन स्टूडेंट ने ये थोड़ा पहले देख लिया था वो 15-20 मिनट थोड़ा आगे कर सकते हैं, वहां से उन्हें नया डाटा मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास उत्तराखंड जिला दर्शन देहरादून पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करते हैं हम यहां पे देहरादून का सामान्य इतिहास की, तो देहरादून के सामान्य इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहला आता है पौराणिक इतिहास कौन सा था। तो वैसे तो हम यहाँ पे डिटेल से इतिहास नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो जरूर देखेंगे। देहरादून का संदर्भ में जो नाम आता है वो आता है द्रोण नगर। और द्रोण नगर जो यहाँ पे नाम आता है, यानी जो यहाँ पे अगर हम बात करें ये द्रोण नगर, इस द्रोण नगर का जो नाम आता है वो द्रोणाचार्य की तपस्विनी या द्रोणाचार्य के नाम पे आता है, क्योंकि महाभारत काल से संबंधित है। इसके अलावा यहाँ पे देहरादून में आपको यह जो जौनसार भाबर वाला क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, आपको यहां पर कहीं पर आपको विराटगढ़ मिलेगा जौनसार भाबर क्षेत्र में। और विराटगढ़ की बात करें तो यह भी कहां से संबंधित है? महाभारत काल से संबंधित है। तो महाभारत काल से विराटगढ़ हो गया, और ये द्रोण नगर जिसे हम द्रोणाचार्य या द्रोणाचार्य की तपस्विनी भी कहते हैं उससे संबंधित हो गया। अब इसके अलावा दोस्तों यहां पे बात करते हैं प्राचीन इतिहास की। तो प्राचीन इतिहास में हमें जो जानकारी मिलती है वो मिलती है कुलिद वंश के। कुलिद वंश का हमें साक्ष्य मिलता है। और कुलिद वंश के अलावा हमें यहां पे ये पता चलता है कि जो कुलिद थे वो किसके अधीन थे? वे थे मौर्य शासन के अधीन थे। इसका प्रमाण हमें कालसी अभिलेख से मिलता है। और कालसी अभिलेख की बात करते हैं तो कालसी अभिलेख काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पे अगर इसकी बात करें तो 1860 में, कब? 1860 में जॉन फॉरेस्ट द्वारा इसकी खोज की गई थी, यानी इसको प्रकाश में लाया गया था। लिपि की बात करें तो ब्राह्मी लिपि है, और भाषा की बात करें तो प्राकृत भाषा है। ऐसा ही पूछा जाता है कि कौन सी भाषा है, कौन सी लिपि है, तो लिपि ब्राह्मी हो गया, भाषा क्या होगी? प्राकृत हो गया। क्या बातें बताई गई है कि वही जो हर जगह मिलेगी कि जीव हत्या नहीं करना है, मानव सिद्धांतों को मानना है, वृक्ष लगवाने हैं, धर्म प्रचार करना है, ये बातें यहां पे लिखी हैं। और इसके अलावा यहां पे लास्ट में यह देख लेना कि अंत में 5 यवन राजाओं का वर्णन मिलता है। तो अशोक शिलालेख से हमें यह जानकारी यहां पे मिलती है, और यह प्राचीन इतिहास का संबंध है। इसके अलावा एक चीज हमें दोस्तों यहां पे और मिलती है, यहीं पर अगर प्राचीन इतिहास की बात करें तो वह यहां पे है कि जो यहां पे बाढ़ वाला जो स्थान है, जगत ग्राम बाढ़ वाला स्थान, यहां से हमें अश्वमेघ यज्ञ कराने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। 4 अश्वमेघ यज्ञ कराने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। किसके द्वारा? जो राजा सील वर्मन है, यानी जो 3री शताब्दी की बात करें तो 3री शताब्दी में जो राजा सील वर्मन है उसने 4 अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे। इसका प्रमाण हमें यहां से मिलता है। इसका उत्खनन 1952-54 में कराया गया था। पक्की ईंटों की हमें यहां पे वेदिकाएं मिलती हैं, चौकोर वेदिकाएं मिलती है। तो इन वेदिकाओं कहां से प्राप्त हुई है? बाड़वाला जनपद देहरादून से हमें प्राप्त हुई है। और इसके अलावा क्या जानकारी है? 4 अश्वमेघ यज्ञ कराने का राजा सील वर्मन था। तो इससे रिलेटेड प्रश्न अभी हाल ही में यूपीएससी ने पूछा भी था, तो आप यहां पे इसे ध्यान रखना। अब यहां पे दोस्तों बात करते हैं मध्य और आधुनिक काल के। तो मध्य आधुनिक की बात करते हैं तो रानी कर्णावती द्वारा करणपुर गांव की स्थापना की गई थी। रानी कर्णावती ही द्वारा यहाँ पे जो राजपुर जो नहर है उसका भी निर्माण करवाया गया था।
फिर पृथ्वीपति शाह द्वारा यहाँ पे पृथ्वीपुर नगर की स्थापना की गई थी। तो देहरादून का एक नाम हमें क्या मिलता है, पृथ्वीपुर में मिलता है। द्रोण नगर द्रोणाचार्य के नाम पर यहाँ पे पड़ा था। देहरादून गुरु रामदास जी द्वारा यहाँ पे डेरा डालने के कारण पड़ा था। फिर यहाँ पे देखिए कि 1676 में गुरु, जो सिख गुरु थे गुरु रामराय जी, उनका यहाँ पे आगमन हुआ और उनके आगमन पर जो फतेहपति शाह जी थे उनके द्वारा 3 ग्राम दान दिए गए। तो यह भी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें और भी हैं, जैसे यहाँ पे बात करते हैं कि 1757 में जो रुहेल आक्रमण था, नजमुद्दौला खां उसने आक्रमण किया था और 14 मई 1804 को खुड़बड़ा का युद्ध हुआ था। परदुन शाह की यहाँ पे मृत्यु हुई थी, गोरखा शासन यहाँ पे स्थापित हुआ था। तो ये बेसिक बातें थी थोड़ा देहरादून से संबंध में। ये तो दोस्तों बेसिक इतिहास था। बाकी जो डिटेल इतिहास होगा वो हम आपको जो उत्तराखंड का इतिहास हम पढ़ाएंगे वहां पे डिस्कस कराएंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फिलहाल देहरादून का जो प्रशासनिक विकास क्रम है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने पहली ये क्लास थोड़ा देख ली है तो आप 15 मिनट आगे कर लीजिए, वहां पे आपको नया डाटा मिलेगा। तो यहां पे बात करते हैं प्रशासनिक विकास क्रम की। प्रशासनिक विकास क्रम की बात करते हैं तो 1817 ईस्वी में देहरादून को एक जिले के रूप में घोषित किया गया। कब? 1817 में। 1817 में देहरादून को एक जिले के रूप में घोषित किया गया, लेकिन यह एक स्वतंत्र जिला नहीं था। यानी इसका जो प्रशासनिक कार्य मुख्यतः होता था वो कहां से होता था? सहारनपुर से होता था। ये सहारनपुर से अटैच था, तो सहारनपुर से ये अटैच था। लेकिन यहीं पर अगर ऐसा प्रश्न बनता है कि इसे पृथक जिले के रूप में कब विकसित किया गया या कब इसे पृथक जिले के रूप में शामिल किया गया, तो 1871 आता है। 1817 का अपोजिट यानी 17 का अपोजिट कर दो, कितना आएगा? 71 आएगा। तो 1871 में इसे पृथक जिले के रूप में प्रकाशित किया गया। एक इंपॉर्टेंट बात होगी, काफी इंपॉर्टेंट है वैसे भी। फिर इसके बाद 1825 में देहरादून को कुमाऊं मंडल में शामिल किया गया। उस टाइम पे जो विलियम ट्रेल थे उनके द्वारा ये किया गया था। तो उन्होंने 1825 में देहरादून को कुमाऊं मंडल में शामिल किया। फिर इसके बाद क्या हुआ कि 1828 में उन्हें यह लगा कि जो देहरादून और जौनसार भाबर जो क्षेत्र है इसको क्या करना चाहिए, एक अलग डिप्टी कमिश्नर के लिए इसकी व्यवस्था करनी चाहिए और डिप्टी कमिश्नर के अंतर्गत इसे लाया गया। यानी जौनसार भाबर क्षेत्र पहले 1828 में जो देहरादून और जौनसार भाबर क्षेत्र है इसे डिप्टी कमिश्नर के अंतर्गत लाया गया। पहले तो जैसे कि सहारनपुर से काम होता था, फिर कुमाऊं मंडल में गया, फिर यहाँ पे इसके लिए अलग डिप्टी कमिश्नर की व्यवस्था की गई। फिर इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये बनता है कि जो 1829 की बात करते हैं, देहरादून और जौनसार भाबर को मेरठ मंडल के अंतर्गत लाया गया। काफी इंपॉर्टेंट है, ये कब लाया गया? 1829 में मेरठ मंडल के अंतर्गत, 1829 में कुमाऊं मंडल के अंतर्गत, 1825 ईस्वी में। फिर इसके बाद आते हैं जून 1975। जून 1975 में देहरादून को गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। कब? जून 1975 में। लेकिन दोस्तों यहां पे मैं एक चीज बता देता हूं कि अगर आप देहरादून nic.in वेबसाइट पे जाते हो तब आपको यह जो तिथि दिखाई देती है 1968 दिखाई देती है, क्योंकि प्रश्न आजकल विवादित हो रहे हैं। वीडियो विकास अधिकारी वगैरह आपने देखा था, कुछ प्रश्न ऐसे विवादित हो रहे हैं। तो दोनों तिथियों को आप ध्यान रखें, 1968 भी यहां पे ध्यान रखें। ये ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार है। और जो हाल ही में कुछ समय पहले 2011 में जो जनगणना होती है यानी जो सेंसस होता है उनके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई थी, वहां पे भी 1968 लिखा गया था। तो उस रिपोर्ट के अनुसार 1968 और अदरवाइज और भी आप किताबें पढ़ोगे तो 1975। तो प्रशासनिक विकास क्रम ये हो गया। अब बात करते हैं इसका अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का। अब थोड़ा दोस्तों भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं। भौगोलिक स्थिति आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड के संदर्भ में देखेंगे, देहरादून के संदर्भ में हम नहीं देखेंगे क्योंकि इतना प्रश्न आपको नहीं पूछेगा और याद करना इतना पॉसिबल भी नहीं है। तो सबसे पहले देहरादून की नहीं, हम उत्तराखंड की बात करते हैं। तो उत्तराखंड में बात करें तो 77 डिग्री 34 मिनट ईस्ट से लेकर यानी पूरब से लेकर 81 डिग्री 02 मिनट पूरब तक आपको मिलेगा, और जिसकी लंबाई कितनी है? 358 किलोमीटर। यानी देहरादून आपको सबसे पश्चिमी जिला मिलेगा। और सबसे पूर्वी जिला आपको कहां पे मिलेगा? ये प्रश्न अभी बना था, ये आपको मिलेगा पिथौरागढ़ में। 358 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 77 34 81 02, 77 34 81 02। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं इसका, यहाँ पे अगर बात करें 31 27 डिग्री नॉर्थ से लेकर, और यहाँ पे अगर बात करें तो 28 डिग्री 43 मिनट नॉर्थ तक। तो यह इसकी ये हो गई अक्षांशीय और देशांतरीय लंबाई। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज देखिए कि 320 किलोमीटर ये हो गया। अगर हम बात करते हैं अक्षांशीय यानी जो लैटिट्यूड है इसका विस्तार की बात करते हैं तो 2 डिग्री 44 मिनट आपको दिखेगा। कितना दिखेगा? 2 डिग्री 44 मिनट। आप यहाँ पे माइनस कर लीजिए दोस्तों, 2 डिग्री 44 मिनट आपको मिलेगा। और देशांतर की बात करते हैं, देशांतर यानी यहां से 77 से लेकर 81 तक, तो आपको मिलेगा ये 3 डिग्री 28 मिनट। तो अक्षांशीय विस्तार, देशांतीय विस्तार कितना है उत्तराखंड के संदर्भ में आपको याद करना है, देहरादून के संदर्भ में आपको याद करने की जरूरत नहीं है।
अब यहाँ पे ये देखिए कि यह देहरादून की भौगोलिक स्थिति कितने जनपदों से अपनी सीमा साझा करता है, कितने बाहरी राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। तो हिमाचल प्रदेश के साथ यहाँ पे हो गया, काफी लंबी बॉर्डर है। फिर यहाँ पे उत्तर प्रदेश ही अपनी सीमा साझा करता है, यानी यहां तक जो यहाँ पे दोस्तों ये दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट यहां से लेकर यहां तक उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। और यहां से और यहां तक, यानी यहां के यहां तक बात करें तो यहां तक जो सीमा है वो हरिद्वार जनपद से लगती है। फिर यहां से, यानी यहां से इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक पौड़ी गढ़वाल से लगती है। और यहां से, यानी जो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है ये विकास नगर एरिया है, और विकास नगर का एरिया और यहां पर इस पॉइंट से लेकर यहां तक टिहरी गढ़वाल से अपनी सीमा साझा करता है। तो यह समझ चुके होंगे आप कि टिहरी गढ़वाल देहरादून से सर्वाधिक अपनी सीमा साझा करता है। और इसके बाद उत्तरकाशी आपको मिलेगा कि जो यहां से और यहां तक अपनी सीमा साझा करता है देहरादून से। क्षेत्रफल 3088 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य का 8वां सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल के आधार पर। भौगोलिक स्थिति यहां पे ये हो गई है। अब बात करते हैं हम कि यह जैसे दून क्षेत्र की बात करते हैं, कहां पे आपको दिखाई देता है। तो दून क्षेत्र आपको दिखाई देता है ये वाला, यानी दून घाटी क्षेत्र किसके बीच में आपको मिलेगा, ये मिलेगा दोस्तों मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में। यानी जो देहरादून वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये आपको कहां पे, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में मिलेगा। और इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से क्या बनते हैं, देखिए आप इनकी स्थिति देख सकते हैं कि कितनी दूरी पर है। लेकिन यहां पे हम बात करते हैं दून क्षेत्र से जो प्रश्न बनेंगे, सामान्यतः इसकी लंबाई चौड़ाई अगर आपको पूछी जाए, जैसे इसकी लंबाई की बात करते हैं 75 किलोमीटर, चौड़ाई की बात करें तो 24 से 32 किलोमीटर, जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है। एक पॉइंट आपको यहां से याद करना है और वह यह है कि यहां पर जो वर्षा होती है वो 120 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक, कहां से 120 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा यहां पे होती है। सर्वाधिक वर्षा राजपुर में होती है, और राजपुर में कितनी वर्षा होती है ये नीचे आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो यहां से यह बात हो गई। अब दोस्तों हम यहां पे बात करेंगे देहरादून जनपद का, जो वैसे बात करेंगे तहसील की बात करते हैं, इसके अलावा ब्लॉक की बात करते हैं। तो तहसील आपको 7 दिखाई देगी। 7 कौन कौन सी है, सबसे ऊपर आप यहां पे चलिए, ट्यूणी, जो ट्यूणी क्षेत्र है यहां पे आपको दिखाई देगा। ट्यूणी के बाद आप नीचे आओगे तो चक्राता, फिर नीचे आएगा कालसी, ट्यूणी चक्राता कालसी, ट्यूणी चक्राता कालसी, फिर नीचे आओगे विकास नगर, और विकास नगर के बाद देहरादून और डोईवाला, और फिर लास्ट में ऋषिकेश। तो यह 7 तहसील आपको देहरादून की दिखती है। कितनी, 7 तहसील। अब ब्लॉक की बात करते हैं तो ब्लॉक में चक्राता आ गया, यानी ट्यूणी ब्लॉक में नहीं आता, ध्यान रखना, चक्राता कालसी और इसके अलावा विकास नगर। तो आपको यहां से ट्यूणी को हटा देना है ब्लॉक में, और बाकी चक्राता कालसी विकास नगर ये आपके ब्लॉक में आ गए। तो 3 ये हो गए, देहरादून भी आएगा, इसके अलावा सहसपुर, रायपुर, डोईवाला। तो यह चीजें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पे एक बार देख लीजिए दोबारा कि देखिए रायपुर आ गया ब्लॉक में, डोईवाला ब्लॉक में आ गया, सहसपुर। तो यहां से 3 हो गए, 3 ऊपर से 3 नीचे से, 3 नीचे से कौन हो गए, रायपुर, डोईवाला और सहसपुर। रायपुर, डोईवाला और सहसपुर ये ब्लॉक में है। बाकी जो 3 कॉमन है, जो तहसील भी है ब्लॉक भी है, चक्राता कालसी विकास नगर। इसके अलावा थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो अब बात करते हैं विधानसभा सीट कितनी है, कुल 10 हैं। कौन कौन सी विधानसभा सीटें हैं, तो देखिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वह चक्राता, क्योंकि ये एसटी के लिए है, जौनसार क्षेत्र में है इसलिए एसटी क्षेत्र के लिए हो गया। फिर राजपुर, ये एससी के लिए है, किसके लिए है, एससी कैटेगरी के लिए है। अब इसके अलावा बात करते हैं मसूरी। दोस्तों मसूरी की बात करते हैं तो मसूरी वर्तमान में इंपॉर्टेंट है। गणेश जोशी जी यहां से विधायक हैं, और इनके पास वर्तमान में ये कृषि विभाग है, यानी कृषि मंत्री यह है, सैनिक कल्याण मंत्री भी यही है, और ग्राम विकास जो मंत्री है वह भी कौन है, गणेश जोशी है। तो मसूरी से ये हो गया। मसूरी के अलावा थोड़ा आप सबसे नीचे आओगे, यह है आपको ऋषिकेश मिलेगा, और ऋषिकेश से जो अभी वर्तमान में जो विधायक है वह कौन है, वह प्रेमचंद्र अग्रवाल। कौन है, प्रेमचंद्र अग्रवाल। तो प्रेमचंद्र अग्रवाल क्या है, वित्त मंत्री है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पद है। इसके अलावा जनगणना मंत्री, आजकल जनगणना यानी 2021 में जनगणना होनी थी, अब 2022 में इसके आंकड़े आएंगे, तो जनगणना मंत्री ये हो गया, काफी इंपॉर्टेंट चल रहा है। शहरी विकास मंत्री और विधायी और संसदीय कार्य मंत्री, तो विभाग मंत्री पद प्रेमचंद्र अग्रवाल जी के पास ये हो गया, ऋषिकेश से हैं। इसके अलावा कुछ और बातें आप देख सकते हैं, जैसे विकास नगर हो गया, रायपुर हो गया, रायपुर यहाँ पे 2 बार आ चुका है, ये थोड़ा गलत हो गया मेरे फ्रेंड। तो जैसे रायपुर हो गया, देहरादून हो गया, डोईवाला हो गया, धर्मपुर हो गया, और यहाँ पे कोई एक और है वो मिस हो रहा है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो यहाँ पे ये चीज हो गई। तो विधानसभा सीटें 10 है यहाँ पे, और जो 10वीं विधानसभा होगी वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करवा दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ और बात आती है, जनगणना की बात करते हैं। वीडियो में एग्जाम में क्वेश्चन बना था कि देहरादून जो जनपद है या देहरादून जो शहर है उसकी जनगणना कुल कितनी जनसंख्या है, नगरीय जनसंख्या। थोड़ा कंफ्यूजिंग प्रश्न था, लेकिन फाइनल में आयोग ने जो इसका आंसर माना वो इतना ही माना,
41,941 यानी 9.41941। इसके अलावा आपको दोस्तों यहां पे तैयार रहना है वो है कि रूरल जनसंख्या के लिए आने वाले एग्जाम में रूरल पूछा जाएगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या है वो देहरादून में कितनी है, तो वह आपको मिलेगी 75,47,53 यानी 7,54,753। तो इन दोनों फैक्ट को याद रखना। परसेंटेज के अर्बन की बात करते हैं, उत्तराखंड का जो कुल नगरीय जनसंख्या है वो आपको मिलती है 30.23%। कितना है? 30.23%। और केवल देहरादून की बात करते हैं तो वह मिलती है आपको 55.52%। ठीक है दोस्तों, 55.52%। बाकी कुछ और बातें अगर देखना चाहते हैं, जैसे देहरादून की जनसंख्या कितनी है, 16 लाख है, 16,96,694। बाकी जो महिला हैं पुरुष है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये बातें आपको यहाँ से जनगणना से ध्यान रखनी है। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे 10 की वृद्धि दर। 10 की वृद्धि दर देहरादून की कितनी है? 32% है। उत्तराखंड की कितनी है? 18.81% है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर यहीं पर बात करते हैं, जो पुरुष की बात करते हैं, महिला की बात करते हैं, तो पुरुष के उत्तराखंड में कितना है? 18.77 और महिला की बात करते हैं तो 18.86। तो यह है 10 की वृद्धि दर। कितनी? 10 की वृद्धि दर है। क्षेत्रफल की बात करें तो 3088 है, 8वां क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है राज्य का। जनसंख्या घनत्व, उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व है 189 और देहरादून का जो जनसंख्या घनत्व है वो आपको मिलेगा 549। कितना है? 549 जन घनत्व आपको ये हो गया। देखिए दोस्तों, अब आता है सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात। लिंगानुपात उत्तराखंड का 963 है। देहरादून का कितना है? देहरादून का है 902। जो यहां पर अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात की बात करें तो 921 और अर्बन की बात करें यानी नगरीय की बात करें तो 886। तो सेक्स रेशियो, डेंसिटी, पॉपुलेशन, एरिया और जो 10 की वृद्धि दर वगैरह हो गया, ये बातें यहां पर हो गई। तो देखिए दोस्तों, इन पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है, स्पेशली जिन पर गोला किया गया है, जिनको नोट कराया गया है, वह आपको ध्यान रखना है। देहरादून का प्रतिशत कितना है, यानी अगर बात करें ग्रोथ कितनी हुई है, 10 की वृद्धि दर कितनी हुई है, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, तो 32.33% है। क्षेत्रफल 3088, ये तो सामान्य सी बात है। डेंसिटी की बात करते हैं, जन घनत्व की बात करते हैं तो 549 और सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो 902 हो गया। और ग्रामीण क्षेत्र में देखिए दोस्तों, आने वाले एग्जाम में ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको पूछा जाएगा कि उत्तराखंड की जो नगरीय, ध्यान रखना, उत्तराखंड की नगरीय कुल, उत्तराखंड का कुल नगरीय लिंगानुपात कितना है, तो 884 है। और यहीं पर अगर ग्रामीण पूछा जाता है तो वह कितना है? 1000 है। तो इस चीज को दोस्तों विशेष ध्यान दें, आपको पूछा जाएगा। और आपको उत्तराखंड का जो आने वाले एग्जाम है फॉरेस्ट गार्ड का है, उसके लिए बहुत प्रिपरेशन करनी है, काफी डेटा को पढ़ना है। ये एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं 2011 जनगणना के अनुसार, जैसे लिटरेसी की बात करते हैं, साक्षरता की बात करते हैं, तो साक्षरता कितनी है? 84.25 किसकी है? देहरादून की है। और उत्तराखंड की बात करें तो 78.82 हो गया। यहीं पर अगर महिला की बात करते हैं, देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में जो देहरादून जनपद है, महिला साक्षरता सर्वाधिक आपको देहरादून की मिलेगी। कितनी है? 78.54%। और यहीं पर अगर बात करते हैं देहरादून पूरे उत्तराखंड की तो 70.01 और पुरुष की बात करें तो 87.4। यह प्रश्न अभी यूकेएसएससी ने पूछे थे, तो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो तीनों पॉइंट है, उत्तराखंड की भी, देहरादून की भी, लेकिन अगर आप यहाँ पे देहरादून का केवल कॉमन से ध्यान रखें कि 84.25 कुल यहाँ पे साक्षरता है, महिला आप ध्यान रख सकते हैं क्योंकि सर्वाधिक है। बाकी उत्तराखंड की तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, 78.82, 87.4 और 70.01। महिला साक्षरता 70%, पुरुष साक्षरता 87.4% और कुल साक्षरता 78.8%। बाकी यहाँ पे शेड्यूल कास्ट हो गया और शेड्यूल ट्राइब हो गया, यानी एससी और एसटी। एससी की जनसंख्या की बात करते हैं तो शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं तो 13.49 और यहीं पर अगर आप बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं तो 6.58%। तो खैर इन बातों का आप ध्यान रख लेना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ बात करते हैं देहरादून नगर की बात करते हैं, नहर, नदी और नदी परियोजना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं देहरादून की प्रमुख नहरें कौन कौन सी है। एक जो आपको नहर मिलेगी वह है राजपुर नहर, काफी इंपॉर्टेंट है। रानी कर्णावती द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। रिस्पना नदी में आपको मिलेगा, इसका पुनः निर्माण अजबू कुंवर द्वारा किया गया था, जो पृथ्वीपति शाह थे उनके पुत्र द्वारा, फिर हरसेवक द्वारा 1917 में के आसपास, और फिर काटले 1817 के आसपास, और फिर यहाँ पे काटले की बात करें तो 1840-44 के आसपास जो पीबी काटले हैं उनके द्वारा 1840-44 में करवाया गया था। फिर यहाँ पे बात करते हैं, एक और आपको मिलेगा, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, यह है जाखर नहर। क्या है? जाखर नहर पीबी काटले द्वारा, इन्होंने भी इसका निर्माण कराया था। 1855-63 में इसका कंप्लीट हुआ था, यानी 55 से शुरुआत हुई थी और 63 में जाके कंप्लीट हुआ था। फिर इसके अलावा बात करेंगे, यहाँ पे एक मिलेगी खलंगा नहर 1860 में,
और इसके अलावा एक चीज आपको ध्यान रखना है, वह कट्टा पत्थर नहर 1840 और 54 में सोंग नदी पे है, आपको ये मिलेगा। अब बात करते हैं नदी तंत्र की। देखिए दोस्तों, नदी तंत्र की बात करते हैं तो हम यहाँ पे बात करेंगे देहरादून के संदर्भ में। तो देहरादून से करगी गांव से एक प्रमुख नदी निकलती है जिसका नाम है सिसवा नदी। क्या है? सिसवा नदी। और इस सिसवा नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे बात करें बिंदाल नदी, और इसी की सहायक है कि रिस्पना नदी। सिसवा नदी हो गई, सिसवा नदी की सहायक कौन सी हो गई? ये होगी बिंदाल नदी। और बिंदाल नदी की ये सिसवा नदी की एक सहायक और है रिस्पना नदी। इन दोनों को मर्ज करने की बात की गई है, लेकिन अभी हुआ नहीं है। तो बिंदाल नदी और रिस्पना नदी किसकी सहायक है? सिसवा नदी की सहायक है। अब यहां पे बात करते हैं रिस्पना जो नदी है, यहीं पर आपको एक चीज मिलता है, शिखर फॉल, जो शिखर जलप्रपात है। शिखर जलप्रपात रिस्पना नदी पे आपको मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, ये राजपुर नहर यहीं पर बनाई गई है, जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, रानी कर्णावती द्वारा जिसका निर्माण कराया गया था। फिर यहाँ पे दोस्तों यह है मसूरी का जो राडी टॉप है, और यहां से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम क्या है? इसका नाम है सोंग नदी। और सोंग नदी की आपको दो प्रसिद्ध सहायक नदी मिलेगी, वाल्दी नदी और कालीगाड़ नदी। वाल्दी और काली, वाल्दी और काली। देखिए दोस्तों, पढ़ना पड़ेगा आपको, इस चीज को इस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, आपको याद भी ऐसे हो जाएगा। देखिए सोंग नदी, सोंग नदी की सहायक कौन है? वाल्दी नदी। वाल्दी के अलावा एक और सहायक नदी है कालीगाड़ नदी। कालीगाड़ नदी क्यों प्रसिद्ध है? कालीगाड़ प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है सहस्त्रधारा जलप्रपात। सहस्त्रधारा जलप्रपात क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ पे गंधक मिलता है, यानी इस नदी में क्या है, यानी ये जलप्रपात है, यहाँ पे क्या गंधक की मात्रा पर्याप्त है, जो चर्म रोग को दूर करता है। तो सहस्त्रधारा जलप्रपात कालीगाड़ नदी पे, कहीं पर आपको वाल्दी नदी भी दिखेगा, लेकिन मैक्सिमम प्रश्नों में, मैक्सिमम किताबों में कालीगाड़ नदी ही सही है। इसके अलावा यहाँ पे जब थोड़ा और आते हैं तो यहाँ पे गंगा नदी मिलती है, और गंगा नदी कहाँ पे मिलती है? रायवाला नामक स्थान पे मिलती है। तो यह तो हो गया नदी तंत्र जो आपको देहरादून के आसपास क्षेत्र में दिखेगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अब बात करते हैं यमुना नदी तंत्र की, जो देहरादून में हम वहां पे बात करेंगे। देखिए दोस्तों, यमुना नदी तंत्र की बात करें तो बंदरपुर से एक नदी निकलती है, आप सभी जानते हैं, जिसका नाम है यमुना नदी। और इसी की एक सहायक नदी आपको मिलती है जिसका नाम है तमसा नदी, जिसे हम टोंस नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये कालसी नामक स्थान पर मिलती है। कहां पे मिलती है? कालसी नामक स्थान पर। किससे मिलती है? यमुना नदी से मिलती है। अब जो तमसा नदी है, यह भी दो प्रसिद्ध नदियों से मिलकर बनी है। एक है सुपिन नदी जो मंडिया ताल से निकलती है, और इसके अलावा एक और है यहां पे जिसका नाम क्या है? रुपिन नदी। अब जब ये दोनों मिल जाती है, यानी तीनों मिल जाती है, तो यहां से इस स्थान से टोंस नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहां पे देहरादून के संदर्भ में, तो हम देहरादून की परियोजना ही देखेंगे। फिर यहां पे देखिए कि यहां से एक पावन नदी निकलती है जो अराकोट क्षेत्र से निकलती है, और अराकोट क्षेत्र से निकलने के बाद यहां पर ये जो तूणी नामक स्थान है वहां पर मिलती है। यहां पे जो अराकोट स्थान है वो आपको उत्तरकाशी में मिलेगा। ये थोड़ा जो डायग्राम है थोड़ा दोस्तों ऊपर की ओर है, लेकिन थोड़ा नीचे आ गया है यहाँ पे समझाने के चक्कर में, तो आपको ये उत्तरकाशी क्षेत्र में मिलेगा, यानी ऐसा मिलेगा कुछ। तो यहां तक ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो तमसा नदी है, नटवार मोरी परियोजना। सुपिन नदी की बात करें तो जखोल सांकरी परियोजना, यह आपको उत्तरकाशी में मिलेगी। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अराकोट परियोजना, यह आपको उत्तरकाशी में मिलेगी, लेकिन इस परियोजना का जो पूरा नाम है वह है अराकोट त्यूणी परियोजना। अराकोट तो आपको कहां पे मिल रहा है? देखिए दोस्तों, अराकोट जो आपको मिल रहा है वो तो मिल रहा है आपको पावर नदी पे, यानी उत्तरकाशी में। और त्यूणी की बात करते हैं तो त्यूणी आपको मिलता है कहां पे? ये मिलता है देहरादून पे। तो ये दोनों जगह में है। इसके अलावा यहाँ पे अगर थोड़ा और नीचे आता है, ये देहरादून की बात करें, यह है किसाऊ डैम। क्या है? किसाऊ डैम 600 मेगावाट की परियोजना है, कहीं पर आपको 660 भी दिखेगा। इसके थोड़ा नीचे आने पर इचारी डैम आपको मिलेगा। अब ये तो हनुमान गंगा होगी, यमुना की सहायक, अभी हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों, कालसी से नीचे आने पर आपको मिलेगा छिब्रो परियोजना। क्या है? छिब्रो परियोजना, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, और इसकी क्षमता देखिए 240 मेगावाट। छिब्रो परियोजना कितनी क्षमता है? 240 मेगावाट। छिब्रो परियोजना 240 मेगावाट। देखिए किसाऊ डैम, इचारी डैम, और इचारी डैम यानी कालसी से अगर आप थोड़ा नीचे आओगे तब आपको मिलेगा छिब्रो डैम। डाक पत्थर के आसपास की बात है। अब जब छिब्रो डैम आपको मिल गया जो 240 मेगावाट का है, उसी के नीचे आपको मिलेगा खोदरी परियोजना जो 120 मेगावाट का, इसका आधा, यानी 240 है, ये 120 हो गया। तो छिब्रो परियोजना, खोदरी परियोजना किस पे है? यमुना नदी पर है। किसाऊ परियोजना, इचारी परियोजना और नटवार मोरी परियोजना किस नदी पर है? ये आपको मिलेगा टोंस नदी पर। जखोल सांकरी ये होगी सुपिन नदी पर। अब देखिए दोस्तों, यहां पर थोड़ा और नीचे आओगे तो आपको मिलेगा लखवा डैम। काफी महत्वपूर्ण परियोजना है, यह अभी हाल ही में काफी चर्चा में भी है, क्योंकि लखवा डैम की ही एक सहायक, मतलब लखवा डैम का ही पार्ट है ब्यासी परियोजना। और लोहारी गांव आपने कल की न्यूज में सुना होगा, लोहारी गांव जलमग्न होने वाला है, उन्हें ऑर्डर मिल गया है। वहां के जो लोग हैं वो काफी परेशान थे, वो अपने जो मिट्टी है, अपनी जो जमीन है उसे नहीं छोड़ना चाहते थे, और
उन्हें वहां से जाना पड़ रहा है। तो उनका जो रोने वाली बातें हैं, उनकी जो परेशानी वाली बातें हैं, वो कल परसों की न्यूज में आपने देखा होगा, काफी परेशान थे। तो ब्यासी परियोजना का ही यहाँ पे पानी आएगा लोहारी गांव में। तो ब्यासी परियोजना आपको यहाँ पे मिलेगा। अब इसके अलावा बात करें दोस्तों, यहाँ पे जो यहाँ पे कट्टा पत्थर स्थान है, यानी यहाँ पे बात करें काशी के नीचे डाक पत्थर स्थान वाला ही आपको मिलेगा। यहां से एक नदी निकलती है, यानी जो यमुना नदी है, इसी को हमने नाम दिया है शक्ति नहर, यानी एक नहर का निर्माण कराया है। और यहां पर एक नदी मिलती है जिसका नाम क्या है, आसन नदी। क्या है, आसन नदी। और आसन नदी पर ये नहर यहां पे मिल जाती है और फिर आगे बढ़ती है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आपको कुछ परियोजना मिली, खारा परियोजना, ढकरानी परियोजना, यानी जो आसन जो बैराज है, जो आसन जो झील है, इसका दूसरा नाम ढकरानी परियोजना भी है, या ढकरानी आपको झील भी मिलेगा। तो ये हो गया। फिर इसके अलावा थोड़ा नीचे आने पर ढालीपुर परियोजना, तो ये भी आप ध्यान रखना। तो देखिए दोस्तों, शायद मिस्टेक हो चुकी है कि जैसे नहीं, जो आसन परियोजना है वो आपको ढालीपुर परियोजना के नाम से दिखेगी, ढकरानी के नाम से नहीं। तो आसन जो नदी पर जो डैम है वो आपको यहां पे आपको दिखेगा, और यहां पर जो परियोजना है ढालीपुर परियोजना है, और ढालीपुर झील भी आपको यहीं पे मिलेगी। तो ये यहां तक। फिर यहां पे आप देखिए दोस्तों, जैसे हम बात कर रहे हैं, यह है लखवाड़ डैम। लखवा डैम का एक सहायक परियोजना है, वो है ब्यासी परियोजना। कितनी की क्षमता है, 2x60, यानी 2 यहाँ पे टरबाइन मिलेगी। 120 मेगावाट की इसकी क्षमता है। कितनी है, 120 मेगावाट, 120 मेगावाट। और ये 120 मेगावाट इसकी क्षमता होने के बाद अभी आपने देखा जैसे कि लोहारी गांव को जलमग्न करने वाला है, तो यही परियोजना है। लखवा डैम परियोजना की बात करेंगे तो यह आपको कितना मिलेगा, 300 मेगावाट की। कितना मिलेगा, 300 मेगावाट की। और इसकी हाइट दिखेगी लखवा डैम की 204 मीटर इसकी हाइट है। हत्यारी परियोजना आपको थोड़ा इसी के नीचे मिलेगी, जो आपको यहाँ पे लखवा डैम दिखाई दे रहा है, ब्यासी डैम दिखाई दे रहा है। तो ये चीजें यहाँ से ये होगी। फिर दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जैसे ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, किसाऊ डैम। ये आपको 600 मेगावाट की परियोजना दिखेगी, 660 कहीं पर 660 मेगावाट, कहीं पर 600 मेगावाट। तो ये चीजें यहाँ पे किसाऊ डैम जो आपको टोंस नदी पर मिलेगी। देखिए दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं देहरादून के जलप्रपात और झील की बात करते हैं। देहरादून के जलप्रपात की बात करते हैं तो सबसे पहले चक्राता में, ये चक्राता में आपको मिलेगा टाइगर फॉल। इसके अलावा किमोना जलप्रपात और एक और मिलेगा मोई घाट जलप्रपात। 3 जलप्रपात है, कौन कौन से, टाइगर, किमोना और मोई घाट। देहरादून के कितने जलप्रपात हैं, 3 है, टाइगर है, किमोना है, मोई घाट है। टाइगर, किमोना, मोई घाट चक्राता में है। फिर इसके अलावा अगर थोड़ा और आगे मसूरी में, तो मसूरी में आपको मिलते हैं, ये मिलता है झड़ी पानी जलप्रपात, इसके अलावा मोसी जलप्रपात, और यहीं पे थोड़ा नीचे आने पर आपको मिलेगा हाडी जलप्रपात और भट्टा जलप्रपात। हाडी जलप्रपात और भट्टा जलप्रपात। देखिए दोस्तों, मसूरी में आपको एक परियोजना दिखाई देती है, गोलगी परियोजना। गोलगी परियोजना वो काफी प्रसिद्ध है, और इसकी डेट आपको कहीं पर कई अलग अलग मिलती है, लेकिन मैं आपको एक डेट बता रहा हूं, 1960, जो UJVNL की वेबसाइट में दी गई है। तो याद रखना, गोलगी परियोजना का जो कार्य शुरू हुआ 1960 में। अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि जैसे यहाँ पे थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा शिखर जलप्रपात, जो रिस्पना नदी में हमने आपको बताया था, राजपुर के आसपास। उसके नीचे आपको मिलेगा माल देवता वाटरफॉल। माल देवता का मंदिर भी आपको देहरादून में मिलेगा, माल देवता वाटरफॉल भी आपको यहीं पर मिलेगा। फिर और चीजें देखिए दोस्तों, कैंपटी फॉल की बात करें तो टिहरी के अंतर्गत आता है तो मसूरी का ही है पार्ट, लेकिन मसूरी का प्रॉपर मसूरी में नहीं आता, ये मसूरी का जो टिहरी वाला क्षेत्र है वहां पे कैंपटी फॉल आता है। फिर यहां तक ये हो गया। अब बात करते हैं झील की, बात करते हैं तो झील आपको दिखाई देगी सूर्यधार झील, जो जाखन नदी पे आपको दिखाई देगी, डोईवाला के आसपास ये क्षेत्र में आपको दिखाई देगा, यहाँ पे डोईवाला है। और इसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं, एक और झील आपको मिलेगी कांसरो ताल। कांसरो ताल रायवाला के आसपास आपको मिलेगा। और फिर इसके अलावा एक और ताल मिलेगा, वह है चंदबाड़ी ताल। क्या है, चंदबाड़ी ताल। तो 3 ताल, 3 झील आपको कहां पे मिल गई, यह मिल गई आपको देहरादून में। एक और झील याद रखना है, और इस झील का नाम क्या है, यह नाम है आसन बैराज झील, जिसे ढालीपुर झील भी कहते हैं। 1967 यानी 1967 में इसका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। आसन कंजर्वेशन रिजर्व की यहां पे स्थापना की गई थी, कब, 14 अगस्त 2005 को। और इसे रामसर साइट में 21 जुलाई 2020 को शामिल किया गया था। 21 जुलाई 2020 को रामसर साइट में से शामिल किया गया था। 1967 में ढालीपुर झील या आसन बैराज का निर्माण हुआ था। कंजर्वेशन की बात करते हैं, यानी संरक्षण क्षेत्र की बात करते हैं, आसन संरक्षित क्षेत्र तब आता है 14 अगस्त 2005। तो यहां तक ये हो गया। और ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, जो चक्राता में आपको मिलेगा किमोटा से, तो की से यानी किमोना हो गया, मो से यानी मोईगाड़ हो गया, और टास से बात करें तो यानी टाइगर हो गया। तो जलप्रपात ये हो गया। अब बात करते हैं देहरादून का वन क्षेत्र। देखिए दोस्तों, देहरादून वन क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो आप उत्तराखंड के संदर्भ में देखिए।
उत्तराखंड में कुल फॉरेस्ट कवर कितना है? ध्यान रखना दोस्तों, मैं कह रहा हूं यहां पे उत्तराखंड का फॉरेस्ट कवर, यह फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर नहीं है, यह केवल वन आवरण है, वन आवरण। तो यह कितना है? यह 45.44%। यह हो गया। अब यहां पे देखिए कि कुल कितने की वृद्धि हुई? 2.09 का। इंपॉर्टेंट देखिए, देहरादून की बात करते हैं तो देहरादून जनपद यह हो गया, और देहरादून जनपद में आपको यह चीज दिखाई दे रही होगी। सबसे पहले ये देखिए, वेरी डेंस फॉरेस्ट। वेरी डेंस फॉरेस्ट यानी हिंदी में कहते हैं अति सघन वन। अति सघन वन। तो अति सघन वन की बात करते हैं तो देहरादून का जो स्थान है उत्तराखंड में वो दूसरा है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका मिलेगा? आपको मिलेगा, जो पहला स्थान मिलेगा वो मिलेगा आपको यहां पे नैनीताल का। नैनीताल का आपको पहला स्थान मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, नैनीताल यानी ये हो गया, नैनीताल का पहला स्थान हो गया सबसे सघन वन में। ठीक है। देहरादून का अगर कुल वन क्षेत्रफल की बात करें तो देखिए कितना है? 1611 है। आप यहां पे देख सकते हैं 1611 की बात करेंगे तो देहरादून का कुल वन क्षेत्रफल 1611 है। यानी कुल वन क्षेत्रफल की बात करें तो देहरादून का 52.19% है। यानी देहरादून के कुल क्षेत्रफल का 52.19% है। 2.89% की वृद्धि हुई, यानी 2.89 किलोमीटर वर्ग की वृद्धि हुई है। और यहां पे और चीज आप देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, ये बाकी उत्तराखंड के संदर्भ में ध्यान रखना कि जैसे उत्तराखंड का कुल फॉरेस्ट क्षेत्रफल कितना है, वह 24,305, प्रतिशतता के आधार पर 45.44। ध्यान रखना, फॉरेस्ट कवर है, ट्री कवर नहीं जोड़ा है इस पे। ट्री कवर जोड़ेंगे तो 47 कुछ हो जाता है, यानी 47.2 के आसपास हो जाता है वो। तो हम यहाँ पे वो नहीं जोड़ रहे हैं, यहाँ पे हम फॉरेस्ट कवर की बात कर रहे हैं। तो यहां तक तो ये हो गया। इसके अलावा बात करते हैं जो राष्ट्रीय पार्क, जो नेशनल पार्क की बात करते हैं तो राजाजी नेशनल पार्क है। और राजाजी नेशनल पार्क की बात करते हैं तो 3 से मिलकर बना है, मोतीचूर से, राजाजी से और चिल्ला अभ्यारण्य। 3 जो यहां पे आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 जो अभ्यारण्य दिखाई दे रहे हैं, एक मोतीचूर, राजाजी और चिल्ला अभ्यारण्य, इनसे मिलकर बना है। मोतीचूर की बात करें तो 1935 में इसकी स्थापना हुई थी और वेबसाइट पे आप जाओगे तो 1964 आपको दिखेगी। राजाजी अभ्यारण्य की बात करें तो 1948 में और चिल्ला अभ्यारण्य की बात करें तो 1977 में। अब क्या किया कि ये जो तीनों अभ्यारण्य है ना, इन तीनों अभ्यारण्य को क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया और इन्हें 1983 में एक राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दे दिया गया। तीनों को कंबाइन कर दिया गया और 1983 में क्या गया, और फिर इसे क्या कर दिया? राजाजी राष्ट्रीय पार्क का नाम दे दिया गया। तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई? 1983 में हुई। और किसके नाम पर की गई थी? राजगोपालचारी जो भारत के गवर्नर जनरल थे, उनके नाम पर की गई थी। अब इसके अलावा दोस्तों यहां पे बात करते हैं, यह जो राष्ट्रीय पार्क जो जनपद है 3 जनपदों में फैला है, देहरादून में, पौड़ी गढ़वाल में और हरिद्वार में। कुल क्षेत्रफल कितना है? 820 वर्ग किलोमीटर है। और जो राज्य का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है, पहला कौन है? गंगोत्री है 2390। और इसके अलावा एक चीज यहां पे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसे स्पेशली नोट करें, राजाजी नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व 15 अप्रैल 2015 को घोषित किया गया। कब किया गया? 15 अप्रैल 2015 को घोषित किया गया। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया। अब बात करते हैं, देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया था कि अभी आपने कहीं पर और तिथि देखी होगी, लेकिन हम आपको यूकेएसएससी की वेबसाइट पे ले जाते हैं, ये जो उत्तराखंड की जो पौड़ी गढ़वाल है उसकी वेबसाइट पे ले जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि राजाजी जो सेंचुरी है 1948 में स्थापना हुई, यानी यहाँ पे आप देखोगे। फिर यहाँ पे आप देखोगे जो मोतीचूर है इसकी जो स्थापना हुई 1964 आपको दिखाई देगी। लेकिन दोस्तों, जैसे भी हमने आपको बताया कि पिछली क्लास में कि किताबों में मोतीचूर वन्य जीव विहार की स्थापना 1935 में हुई थी। शायद 1965 में इसकी वास्तविक रूप से भी होगी या फिर कुछ इसमें अन्य जो चेंजेस है वो किए होंगे, ये हो सकता है, लेकिन 1935 में भी स्थापना हो गई थी। और चिल्ला सेंचुरी की बात करें तो 1977 में। ठीक है। तो पौड़ी गढ़वाल में, जो पौड़ी गढ़वाल की वेबसाइट है, आप यहां से देख सकते हैं इसके बारे में। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कि यह तो हो गया यहां तक। मसूरी वन्यजीव विहार की बात करते हैं तो मसूरी वन्यजीव विहार की बात करें तो 1993 में इसकी स्थापना हुई। बिनोग माउंटेन क्वेल के नाम से जाना जाता है, पहाड़ी बटेर के लिए काफी प्रसिद्ध है। क्षेत्रफल इसका कुल है 10.82, सबसे कम है। और राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार भी कौन सा है? यही है, मसूरी वन्यजीव विहार। फिर इसके बात करते हैं जो यहाँ पे मालसी डियर पार्क है। देखिए, मालसी डियर पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी। मिनी जू का दर्जा 2015 में दिया गया था। देहरादून जू प्रबंधन सोसाइटी की स्थापना 2016 में की गई थी। और राज्य का पहला जो चिड़ियाघर है देहरादून जू ही है, जिसका नाम मालसी डियर पार्क है। तो ये बातें यहां से हो गई।
अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करते हैं और इसके बाद आपको नया डाटा देखने को मिलेगा जो आज हम पढ़ने वाले हैं। जो जिन्होंने पहली क्लास में इसे पढ़ लिया था वो इसके आगे से देखिए फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं तो देश का प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना 1878 में की गई थी। यही आगे चलकर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हुआ। पहले इसका नाम फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून था। ब्रिटिश ब्रिटिश की सलाह पर इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, अब 1884 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, इंपीरियल फॉरेस्ट इसका नाम रखा गया, इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल। कब? 1884 में। तो 78 84 आप ऐसे याद करना कि 78 हो गया, फिर 84 हो गया, फिर 1906। देखिए इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी जो FRI है, इसमें रिसर्च संबंधी बातें जोड़ी गई। कब? 5 जून 1906 को। तो FRI की स्थापना कब हुई? 5 जून 1906 को। अब इंपीरियल शब्द हटाकर यहाँ पे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया, तो FRI हो गया जून 1906 में। फिर यहाँ पे एक चीज देखिए कि 1991 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 1991 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। फिर आगे बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि FRI का जो मुख्य भवन है, इसका डिजाइन किसने किया है? CG ब्लूमफील्ड ने किया है। किसने किया है? CG ब्लूमफील्ड द्वारा किया गया। अब यहां पे देखिए कि इसकी जो सहायता की थी वो की थी सरदार रणजीत सिंह द्वारा। ठीक है, सरदार रणजीत सिंह द्वारा। इस भवन की आधारशिला 1923 में रखी गई थी। उद्घाटन 1929 में हुआ था। लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। तो प्रश्न ऐसा बन सकता है कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो बिल्डिंग है या इसका उद्घाटन किस के द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था। फिर यहां पे देखिए ब्रिटिश ब्रेंडिस गेट, यानी ब्रिटिश ब्रेंडिस है, इनके सम्मान में यहां पे इस गेट का नाम रखा गया है। यह जो भवन है किस शैली में आपको दिखेगा? ग्रीक और रोमन शैली में दिखेगा। 2006 में इसने क्या किया था? अपनी जो प्लेटिनम जुबली है वो मनाई थी, क्योंकि इसने 100 साल पूरे हुए थे। इस भवन में 6 संग्रहालय आपको मिलेंगे और देहरादून वन संग्रहालय की जो स्थापना आपको हुई थी वो कब हुई थी? 1914 में हुई थी। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया। और यहाँ पे जो कास्ट संग्रहालय है विश्व का सर्वाधिक बड़ा आपको देखने को मिलेगा। 18,000 जो कास्ट है उसका प्रकार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट से यह बातें हो गई। अब दोस्तों जो अब नया डाटा है वो यहां से देखिए, जो पुराने स्टूडेंट है वो यहां से आगे बढ़ के देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं उत्तराखंड के प्रमुख शैक्षिक संस्थान की। सबसे पहले आपको दिखाई देगा यहां पे ओक ग्रोव स्कूल। क्या है? ओक ग्रोव स्कूल। कहां पे मिलेगा? मसूरी में मिलेगा, झाड़ी पानी क्षेत्र में आपको मिलेगा। अब यहां से आपको क्या ध्यान रखना है कि जून 1888 में इसकी स्थापना हुई। ओक ग्रोव स्कूल की स्थापना जून 1888 में हुई। कब? जून 1888 में ओक ग्रोव स्कूल की। ओक ग्रोव स्कूल जून 1888 में। इसके अलावा यहां पे देखिए यह है वेलहैम बॉयज स्कूल। क्या नाम है? वेलहैम बॉयज स्कूल। यह भी आपको कहां पे मिलेगा? यह भी आपको देहरादून में मिलेगा। अब इसका देखिए ये हाथी है और यहां पर अगर ई लगा दे तो एलिफेंट हो जाएगा। तो मिस्टर जो एलिफेंट थे उनके द्वारा 1937 में इसका स्थापना की गई थी इस स्कूल की। किसके द्वारा? मिस्टर जो ओलिफेंट थे। ठीक है, 1937 में वेलहैम बॉयज स्कूल 1937। लेकिन दोस्तों एक बात है, ये तो बॉयज स्कूल है, एक होता है जो गर्ल स्कूल है, वेलहैम के नाम से ही है। अब देखिए दोस्तों जो वेलहैम थे इनकी पत्नी थी जिनका नाम क्या था? ये था मिस HS ओलिफेंट। 1957 में उन्होंने देहरादून में ही वेलहैम गर्ल स्कूल की स्थापना की। ठीक है, 1937। और इसके 20 साल बाद 1957 में वेलहैम गर्ल स्कूल की स्थापना की। ठीक है, तो वेलहैम गर्ल स्कूल 1957 और बॉयज स्कूल की बात करें तो 1937। फिर यहां पे देखिए ये आपको मिलेगा, ये है आपको कॉन्वेंट जेजस मैरी स्कूल। क्या नाम है? कॉन्वेंट जेजस एंड मैरी स्कूल। कॉन्वेंट जीसस एंड मैरी स्कूल, जिसकी स्थापना कब हुई? 1 फरवरी 1901 को। कब हुई? 1 फरवरी 1901 को इसकी स्थापना हुई। तो कुछ स्कूल है दोस्तों, पुराने स्कूल है, ब्रिटिशकालीन स्कूल है, इनकी तिथि आपको याद करनी है। आने वाले एग्जाम में एग्जाम टफ बनेंगे, प्रश्न टफ बनेंगे और फिर आपको यही पूछा जाएगा। तो कॉन्वेंट जीसस मैरी स्कूल 1 फरवरी 1901, ओक ग्रोव स्कूल जून 1888, वेलहैम स्कूल की बात करें, बॉयज की बात करें तो 1937 और गर्ल्स की बात करें तो 1957। अब यहां पे देखिए यह है वेनबर्ग एलियन स्कूल। क्या नाम है? वेनबर्ग एलियन स्कूल। एलियन स्कूल कहां पे मिलेगा? मसूरी में आपको मिलेगा। अब इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1888 में हुई थी। कब हुई थी? 1888 में। तो ये प्राचीन तो नहीं कह रहा कि जो पुराने स्कूल है, ब्रिटिशकालीन स्कूल है,
इनकी तिथि आपको ध्यान रखनी है। देखिए देहरादून कितना बड़ा एजुकेशन का हब है, इतने बड़े बड़े जो कॉलेजेस हैं, इतने बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं आपको देहरादून में मिलेगा। तो शिक्षा के मामले में सर्वाधिक जो संस्थान आपको मिलेंगे देहरादून में मिलेंगे। तो वैन वर्ग वेलन जो स्कूल है 1888 में इसकी स्थापना हुई, मसूरी में आपको यह मिलेगा। अब इसके अलावा यहां पे यह है वुड स्टॉक स्कूल। अब मुझे मालूम है दोस्तों आपने कुछ किताबों में वुड स्टॉक स्कूल की जो स्थापना देखी होगी ये 1901 में देखी होगी, लेकिन दोस्तों मैं आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार दे रहा हूं, ऑफिशियल जो डेटा है उसके आधार पर ये दे रहा हूं, और इसकी स्थापना 1854 में हुई थी। देखिए दोस्तों डेटा लाने में थोड़ा समय जरूर लगता है, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको जो फैक्ट आपको प्रोवाइड कराएं वो अच्छे हों। हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं, मैक्सिमम, हम ये नहीं कहते कि गलती नहीं हो सकती, लेकिन हम ये मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि जो डाटा हम आपको प्रोवाइड कराएं वे उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से प्रोवाइड कराएं, 2-4 जगह सर्च करने के बाद आपको प्रोवाइड करवाएं। तो ध्यान रखना वुड स्टॉक स्कूल की बात करें तो 1854 में 2-3 चीजें और भी हैं जो किताबों में आपको गलत दिखेगी, वह डाटा भी अभी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो वुड स्टॉक स्कूल की बात करें तो 1854 में इसकी स्थापना हुई थी। अब इसके अलावा एक लास्ट यहां पे देखिए, इसका नाम है सेंट जॉर्ज कॉलेज स्कूल। क्या नाम है? सेंट जॉर्ज कॉलेज, मसूरी में है। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1853 में इसकी स्थापना हुई थी। तो यह बातें दोस्तों विशेष ध्यान रखना, आने वाले एग्जामों में इन सभी इंस्टीट्यूट से एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा। हाई लेवल के प्रश्न हैं, डीप लेवल के प्रश्न हैं, और यही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद बात करते हैं दून स्कूल की। सितंबर 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। अब इसकी बात करें तो ये एशिया का प्रथम रजिस्टर्ड स्कूल है, पंजीकृत स्कूल है। दून स्कूल सितंबर 1935 को इसकी स्थापना हुई। फिर यहां पे अगर बात करते हैं इस स्कूल की स्थापना किसने की थी, यह की थी सतीश रंजन दास ने। अब कोई स्टूडेंट जिसने बीएस नेगी सर की बुक पढ़ी होगी, देखिए दोस्तों वहां पे आपको जो नाम दिखेगा वो दिखेगा CR दास। तो यहीं पर एक गलत हो जाता, CR दास नहीं है, सी का मतलब होता है चितरंजन दास, चितरंजन दास का तो इससे कोई संबंध ही नहीं है। तो यह है SR दास, SR दास, सतीश रंजन दास, सतीश रंजन दास। तो संस्थापक ये हो गए। अब यहां पे एक चीज थोड़ा डीप देख लीजिए, इनका नाम है AV फूड। क्या नाम है इनका? नाम है AE फूड। अब बात करते हैं ऑर्थर फूड नाम था इनका, और यह पहले हेडमास्टर थे इस स्कूल के। 1935 से 48 तक ये हेडमास्टर रहे, प्रधानाध्यापक रहे। किसके? एशिया के जो ये दून स्कूल है यहाँ पे 1935 का जो पहला रजिस्टर्ड स्कूल है, इसके प्रधानाध्यापक थे। सतीश रंजन दास भी काफी प्रसिद्ध थे, और यह जो उस समय जो यहाँ पे जो गवर्नर थे उनके कार्यकारी जो संस्था, कार्यकारी जो संगठन था उसमें भी शामिल थे ये। तो सतीश रंजन दास दून स्कूल। अब देखिए दोस्तों ये चीजें आपने यहां तक देखी है। अब थोड़ा और आगे देखिए, कुछ और इंस्टीट्यूट की बात करते हैं। महादेवी कन्या पाठशाला, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, और BDO शायद वीडियो में पूछा है या फिर कनिष्ठ सहायक में पूछा है, 100% पूछा था, प्रश्न पूछा था। हाँ वीडियो में ही पूछा था दोस्तों, यहां पे हमने लिखा है वीडियो में ही यह प्रश्न पूछा था। महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना 15 सितंबर 1902 को हुई थी, देहरादून में हुई थी। प्रश्न यह पूछा था कि जो महादेवी कन्या पाठशाला है, महादेवी किसे बिलोंग करती है? महादेवी वर्मा, महादेवी कुछ और नाम भी था, और राइट ऑप्शन क्या था? महादेवी भटनागर। क्या नाम था? महादेवी भटनागर। महादेवी भटनागर द्वारा जो महादेवी कन्या पाठशाला है इसकी स्थापना की गई थी। वीडियो 2021 के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, अब यहां पे देखिए वीर माधव सिंह भंडारी जो तकनीकी विश्वविद्यालय है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, 27 जनवरी 2005 को स्थापना हुई थी। कब? 27 जनवरी 2005 को, 27 जनवरी 2005 को वीर माधव सिंह भंडारी जो तकनीकी विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना की गई थी। देखिए दोस्तों वीडियो की क्लास आज ये काफी लंबी हो चुकी है जानता हूं, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम आपको नया डाटा पढ़ाएं, लेकिन जो पहला है उसे भी हम रिवाइज कर दें। अगर कोई स्टूडेंट आज से हमसे जुड़ता है तो इसे पढ़ने में, आने वाली जो क्लासेस उसे समझने में आसानी हो, इसलिए हमने पहले वाला भी रिवाइज करवा दिया है। तो वीर माधव सिंह भंडारी 27 जनवरी 2005। फिर देखिए दोस्तों यहां पर है जोसेफ एकेडमी। क्या है? सेंट जोसेफ एकेडमी। अब इस एकेडमी की बात करें तो 2 मार्च 1934 को इसकी स्थापना हुई थी। 2 मार्च 1934 को सेंट जोसेफ एकेडमी की बात करें तो 1934 को इसकी स्थापना हुई थी। फिर यहां पे देखिए महिला इंजीनियरिंग कॉलेज, जो इसे बोलते हैं WIT यानी वुमेन इंजीनियरिंग जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, इसकी बात करें दोस्तों तो सितंबर 2012 में इसकी स्थापना हुई है, सितंबर 2012 में। फिर आगे बात कीजिए, ये है ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट, 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, और अगस्त 14 2008 को इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। फिर यहां पे एक नाम आता है लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी।
देखिए दोस्तों, अभी यूपीएससी ने यह प्रश्न पूछा था, इसकी स्थापना कब हुई थी लाल बहादुर शास्त्री अकादमी की। ये हुई थी 1 सितंबर 1959 को, 1959 को। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है कि लाल बहादुर शास्त्री जी, इसका नाम कब पड़ा था? ये पड़ा था 1972 में, 1972 में, 1972 में इसका नाम रखा गया था। ध्यान रखना कब रखा गया था? 1972 में इसका नाम रखा गया था। अब एक चीज मैं आपको और भी दोस्तों यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो हमारे उत्तराखंड के जो गोविंद पंत जी थे, जो भारत के गृह मंत्री भी थे, पहले गृह मंत्री, उनके द्वारा 1954 में इसकी घोषणा की गई थी कि ये लाल बहादुर शास्त्री वाला जो यहाँ पे नेशनल एकेडमी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, इसकी स्थापना की बात की गई थी। कब की गई थी? 1854 में। तो दोस्तों यहां तक इस चीज को याद करना, लाल बहादुर शास्त्री नाम 1972 में पड़ा था, स्थापना सितंबर 1959 में हुई थी। अब एक चीज आपको यह करेक्ट करवा रहा हूं मैं, गुरु राम राय एजुकेशन मिशन, गुरु राम राय एजुकेशन मिशन। देखिए दोस्तों, गुरु राम राय एजुकेशन मिशन की अगर आप किताबों में पढ़ोगे तो आपको जो डाटा मिलेगा ये 1950 मिलेगा। कब मिलेगा? गुरु राम राय एजुकेशन मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी जी। लेकिन दोस्तों आजकल किताबों का भरोसा आप नहीं कर सकते हैं, आपको और भी थोड़ा एडवांस होना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपने देखा बचेंद्री पाल वाला सीन देखा, और भी प्रश्न थे वो वाले सीन देखा, ग्राम विकास अधिकारी में देखा ना। तो इन चीज के लिए आप तैयार रहिए। 1952 यहाँ पे जो तिथि है आपको दिखाई देगी, ये ऑफिशियल वेबसाइट के आधार पर कह रहा हूं। श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन वज स्टेब्लिश इन 1952 किसके द्वारा? श्री महंत इंद्रेश चरण दास जी द्वारा। श्री यहां पे आप देख सकते हैं, श्री महंत, यहां तो ये वर्तमान में है, लेकिन यहां पे बात करें श्री इंद्रेश चरण दास जी द्वारा, तो महंत श्री चरण दास जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1952 में। तो इस तिथि को 1952 को ध्यान रखना। फिर इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे विश्वास ना हो दोस्तों, तो आपको एक और चीज मैं ले जाता हूं, ये भी उन्हीं की वेबसाइट है, अलग वेबसाइट से दिया है, कि श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन वज स्टेब्लिश्ड इन 1952 1952 में इसका स्थापना हुई। कौन थे यहाँ पे? महंत इंद्रेश चरण दास। तो हृदय भी लिख देंगे, कहीं पर आपको लिख देंगे महंत हृदय लिख देंगे। तो देखिए महंत इंद्रेश चरण दास जी द्वारा इसके फाउंडर थे। 1952 में इस मिशन की शुरुआत हुई थी। मुझे मालूम है दोस्तों, आपने परीक्षा वाणी पढ़ी होगी, बीएस नेगी सर की बुक पढ़ी होगी, वहां पे आपको जो तिथि दिखाई देगी 1950 आपको दिखाई देगी, और शुरू से आप 1950 ही पढ़ते आ रहे भी होंगे। लेकिन अगर 1950 में ना आए तो 1952 इसका सही होगा, और 1950 आए तो क्वेश्चन में से भी डिलीट होना है। तो यहां तक दोस्तों ये हो गया। अब यहां पे देखिए बात करते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून की, आईएमए। देखिए दोस्तों आईएमए की बात करते हैं तो 1 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुई थी। औपचारिक उद्घाटन 10 दिसंबर 1932 को हुआ था। देख रहे हैं दोस्तों आप, 10 दिसंबर 1932 को। बहुत से स्टूडेंट यह गलत करके आ गए हैं पिछले एग्जाम में, वहां पे पूछा था कि आईएमए का जो औपचारिक उद्घाटन था वो कब हुआ था। ऑप्शन में था 1 अक्टूबर 1932, 2 अक्टूबर 1932, 10 दिसंबर 1932। सब गए 1 अक्टूबर 1932 को। अरे भाई औपचारिक उद्घाटन पूछा था, औपचारिक उद्घाटन 10 दिसंबर 1932 को हुआ था, स्थापना 1 अक्टूबर 1932 को हुई थी। संस्थापक की बात करते हैं तो सर फिलिप चैटवुड वर्थ थे। आदर्श वाक्य आपको वीरता और बुद्धि दिखेगा। प्रथम पास आउट की बात करते हैं दोस्तों तो 40 कैंडिडेट थे, जिसमें सर मानेक शाह भी थे, जो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल भी थे। और फिर इसके अलावा जो मूसा थे, जो उनका नाम थे, ये क्या बोलते हैं, पाकिस्तान है, उनके ये क्या थे, आर्मी अफसर थे। तो ये भी यहीं से हुए थे, यहीं से पास आउट थे पहले उसमें। देखिए 1932 में इसका औपचारिक उद्घाटन हुआ था, यानी कैंडिडेट बनने हुए थे। पहला बैच जो पास आउट हुआ वो कब हुआ? 1934 में पास आउट हुआ, 1934 में। तो उसी समय ये कैंडिडेट पासेस हुए थे। आईएमए की बात करते हैं तो इसकी एक इमारत का नाम चैटवुड इमारत है, जिसका डिजाइन आरटी रसेल ने किया है। और किसमें सहायता किसने की है? लुटियंस ने की है। काफी प्रसिद्ध नाम है लुटियंस, जिन्होंने जो हमारा जो यहाँ पे संसद है उसका निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन्होंने यहाँ पे सहायता की है। तो आरटी रसेल द्वारा, और सहायता किसने की थी? लुटियंस ने की थी। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको खेतरपाल ऑडिटोरियम मिलेगा, यहीं पर 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर यहीं पर आईएमए में आपको वार मेमोरियल मिलेगा। 17 नवंबर 1999 को इसको बनाया गया था, यानी वार मेमोरियल को 17 नवंबर 1999 में। तो आईएमए से ये बातें आपको याद करनी है। फिर एक चीज देखिए, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की बात करते हैं। इसकी स्थापना 13 मार्च 1922 को हुई।
देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना कब हुई? 13 मार्च 1922 को हुई। कब हुई? 13 मार्च 1922 को हुई। 13 मार्च 1922 को कब हुई थी? 13 मार्च 1922 को। यहां तक ये हो गया। अब एक चीज देखिए दोस्तों, यहां तक तो हमने देख लिया है। अब मैं आपको यहां पे कुछ और इंपॉर्टेंट बातें दिखाई दे रहा हूं। ऊर्जा के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? ऊर्जा के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में यानी एनर्जी के क्षेत्र में, एनर्जी के क्षेत्र में दोस्तों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें दिखा रहा हूं, इसे आप जरूर नोट डाउन करें। सबसे पहला क्या है यहां पे? सबसे पहला है ये है उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, यानी इसका नाम क्या हुआ? UREDA, यानी उरेडा, उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इसकी स्थापना कब हुई थी? जुलाई 2001 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहां मिलेगा? देहरादून में आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। पहले इसका हेडक्वार्टर कहां था? अल्मोड़ा साइड था, लेकिन अब यहां पे ट्रांसफर हो चुका है। ये आपको हेडक्वार्टर कहां मिलेगा? देहरादून में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। तो यहां पे जिनका हेडक्वार्टर देहरादून में, उसी की बातें हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। स्थापना जुलाई 2001 को, ठीक है। फिर आता है यूपीसीएल यानी उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यूपीसीएल, ठीक है। अब यूपीसीएल की बात करते हैं दोस्तों, तो 12 फरवरी 2001 को यूपीसीएल की स्थापना हुई। कब से? 12 फरवरी 2001 को, ठीक है दोस्तों। यूपीसीएल 12 फरवरी 2001 को। उरेडा की बात करते हैं तो जुलाई 2001 को। अब बात करते हैं पिटकुल की बात करते हैं, पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, पिटकुल की बात करते हैं तो 27 मई 2004 को इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन ये फोर्स में कब आया? ये आया फोर्स में 1 जून 2004 को। यानी अगर साधारण से अगर इसकी रियल स्थापना की बात करें, वास्तविक स्थापना की बात करें, तो 1 जून 2004 को हुई थी, ठीक है, पिटकुल की। अब पिटकुल के अलावा एक लास्ट यहां पे देखिए, इसका नाम है UJVN, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, UJVNL, है ना। अब UJVNL की बात करें तो यहां पे देखिए 12 फरवरी 2001 को ही इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसने अपना जो वर्क स्टार्ट किया ये 9 नवंबर 2001 से किया, ठीक है। 9 नवंबर 2001 से। स्थापना कब हो गई थी इसकी? 12 फरवरी 2001 को। तो UJVNL हो गया। देखिए दोस्तों, यहां तक आपने देख लिया है। अब दो प्रमुख स्थान देख लीजिए देहरादून में, मंदिर वगैरह और अन्य बातें हम अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। देखिए, एक है बुद्धा टेम्पल। क्या है? जो बुद्ध टेम्पल है या बुद्धा टेम्पल है, देखिए इसकी बात करते हैं तो निर्माण हुआ था इसका 1965 में। कब हुआ? 1965 में। कोपेन रिनपोछे जो यहाँ पे तो मोंग थे, जो भिक्षु थे, उनके द्वारा और उनके साथियों द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, यानी इसका निर्माण कराया गया था। फिर जो वर्तमान इसका जो स्वरूप है ये 28 अक्टूबर 2002 को, 28 अक्टूबर 2002 को, और इसका उद्घाटन जो दलाई लामा जी है उन्होंने किया था, ठीक है। मठ प्रकार की बात करें तो मंडोलिक प्रकार का मठ है। ऊंचाई की बात करें तो 220 फीट है, और मूर्ति की बात करें तो 103 फीट है। 103 फीट यहाँ पे जो अंदर अगर आप गए होंगे, हम भी गए हैं, तो यहाँ पे आप जो बुद्ध भगवान की अगर मूर्ति देखोगे तो 103 फीट की लंबाई दिखेगी, ठीक है। अब इधर चलते हैं क्लॉक टावर पे। क्लॉक टावर की बात करें, नींव कब पड़ी? ये जो नींव पड़ी यानी जो इसका शिलान्यास हुआ था वह हुआ था 24 जुलाई 1948 को। 24 जुलाई 1948 को किसने किया था? सरोजिनी नायडू जी ने किया था। उद्घाटन इसका बाद में हुआ, काफी टाइम बाद, ये हुआ 1953 में लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा। इसका नाम पहले बलबीर टावर था, वर्तमान में इसे क्या कहते हैं कि क्लॉक टावर ही कहते हैं, देहरादून घंटाघर ही कहते हैं सामान्य भाषा में। और इसकी हाइट आपको कितनी दिखेगी? ये दिखेगी आपको 85 मीटर। 6 कोनों वाला है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कोनों वाला ये टावर है, आपको दिखाई देगा। तो प्रमुख संस्थान ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, देहरादून में स्थित प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान की बात करते हैं। देखिए, आप कह रहे होंगे कि संस्थान है, मुझे मालूम है आप भी कंफ्यूज होंगे। देखिए दोस्तों, पढ़ना तो पड़ेगा, रटना पड़ेगा। ये चीजें ऐसी है कि रटना पड़ेगा, बिना रटे हुए तो याद नहीं होने वाला, ठीक है। तो अगर आप रटोगे, समझोगे, 2-3 बार लिखोगे कॉपी में, तब जाके आपको याद होगा। या फिर आप दोस्तों 2-4 बार अगर आप इस वीडियो को रिवाइज करके देखते हो तो भी आपको याद हो जाएगा। संस्थान देहरादून में सबसे ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे आपको हम ये पढ़ा रहे हैं। और इसके अलावा भी आपको 10-15 संस्थान और याद करने हैं जो देहरादून में हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। देहरादून में स्थित जो स्वास्थ्य संस्थान की बात करते हैं, देखिए, एक है हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट। 1989 में स्वामी राम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। राज्य का प्रथम मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज राज्य का प्रथम है, और जून 2007 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, जून 2007 में, ठीक है दोस्तों।
फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे यह है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स की बात कर रहे हैं। फरवरी 2004 को इसका शिलान्यास किया गया था और उद्घाटन इसका फरवरी 2014 को हुआ। देखिए कहीं पर आपको इसकी स्थापना की तिथि 2012 में दिखेगी, क्योंकि 2012 में एक एक्ट आया था जिसके माध्यम से इसकी स्थापना की गई, लेकिन इसका शिलान्यास 2004 में किया गया था। 2012 में एक्ट आया था, इसलिए कहीं पर आपको इसकी तिथि 2012 भी दिखाई देगी अगर आप विकिपीडिया सर्च करोगे तो। फरवरी 2014 में इसकी उद्घाटन किया गया और गुलाम नबी आजाद द्वारा, जो कांग्रेस के नेता थे, प्रमुख नेता थे, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, यानी उनके द्वारा उद्घाटन किया गया था। इसके बाद देखिए दून आयुर्वेद विश्वविद्यालय की बात करते हैं। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अलावा बात करें दून हॉस्पिटल, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, 1935 में हुआ था और राजकीय हॉस्पिटल का जो दर्जा दिया गया ये 2016 में दिया गया। कब? 2016 में दिया गया। अब एक चीज देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रमुख बोर्ड की बात करते हैं, जैसे अभी चिकित्सा की बात हो रही है तो उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, यानी बात करें UMSSB, उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इसकी स्थापना की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसकी स्थापना जो हुई वो हुई 6 अप्रैल 2015 को। कब हुई? 6 अप्रैल 2015 को इसकी स्थापना हुई। कब? 6 अप्रैल 2015 को। तो ध्यान रखना, यह है उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड और इसकी स्थापना हुई कब हुई थी? 6 अप्रैल 2015 को। अब इसके अलावा एक चीज और देख लीजिए, देहरादून में ये चीजें तो आप सभी को मालूम होंगी, अच्छे से याद होगी। जिसे ये चीज याद ना होगी तो फिर बहुत बड़ी बात है। UKSSC की बात करेंगे। देखिए 17 सितंबर 2014 को इसकी स्थापना हुई। 17 सितंबर 2014 को। अब एक चीज देखिए, आप सभी जानते हो अध्यक्ष कौन है? मिस्टर S राजू जी हैं। सचिव कौन है? मिस्टर संतोष बडोनी जी हैं। तो यह तो आप जानते होंगे दोस्तों, और अच्छे से जानते होंगे, इस पे कोई दोहराई नहीं है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही, काफी लंबी क्लास हो चुकी है और धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। दोस्तों पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराएं और आपको उत्तराखंड का जो फॉरेस्ट गार्ड का जो आपका एग्जाम है, उत्तराखंड पुलिस का जो आपका एग्जाम है, या फिर UKSSC का कोई भी आपका एग्जाम है, उसके लिए आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराएं। PDF भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। PDF भी हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से दे सकते हैं, देते हैं दोस्तों, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको नई वीडियो में। जय हिंद, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।